7 सवाल हम लोगों ने कर लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था आपका प्रिजन रिफॉर्म के बारे में। इंडियन प्रिजन सिस्टम क्या है, उसमें स्पेशल रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है और कैसे हम लोग रिफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर के लिए क्या क्या कारण हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, हम लोगों ने कितने बार, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन इतने बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, कोई इंसान पागल हो जाता है तो अपराध कर बैठता है। ठीक है, किसी का मतलब दिमाग काम नहीं करता है तब अपराध कर बैठता है, कोई डिप्रेशन में रहता है तब अपराध कर बैठता है, कोई एग्रेसिव नेचर का है तो अपराध कर बैठता है। ठीक है, जिसके अंदर इम्पैथी की कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है, वो अपराध कर बैठता है। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, माँ बाप उसके डीएनए के जरिए ही उसके पास आया, वैसा ही नेचर उसका है, जैसा बाप अपराधी था वैसा बेटा अपराधी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस के कारण भी लोग अपराध कर देते हैं। अगर कोई यंग जनरेशन के हैं, उसका संगत अगर गलत इंसान के साथ लग गया, उससे भी अपराध हो जाता है। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ सब ऐसे ही नेचर के हैं तो आप वैसे ही बन जाओगे। आपके घर में अगर मारपीट होते रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस होते रहता है, तो आप भी वही सीखोगे। ठीक है, शिक्षा की कमी, आप अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बैड कंपनी, गैंग मेंबरशिप, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अपराध हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेस भी होते हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है, ये भी कारण होते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेस भी होते हैं, ओवर क्राउडिंग एरिया में आप रह रहे हो, अपराध वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, कंडीशन, जिस स्लम में आप रह रहे हो वहाँ का कंडीशन वैसा है तो अपराध होगा ही होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, अगर आपके लोकेलिटी में इन्वायरमेंटल कॉजेस के अंदर ये भी आता है कि आपके यहाँ पे अगर शराब आपको बहुत जल्दी मिल रहा है, ड्रग अगर आपको बहुत जल्दी मिल जा रहा है, आपके घर के आसपास में मिल जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे वायलेंस होगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद कल्चरल कॉजेस भी होते हैं, कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है। कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके कारण भी अपराध होते हैं। ठीक है, मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण भी अपराध होता है। इसके बाद अल्कोहल के कारण होता है, ड्रग एडिक्शन के कारण अपराध होते हैं, करप्शन के कारण अपराध होता है। ठीक है, जस्टिस में डिले हो जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं अपराध और बढ़ने के। ठीक है, और लॉ इन्फोर्समेंट वीकनेस, ठीक है, हमारे देश में जो कानून व्यवस्था को संभालने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत कमजोर है, इसके लिए भी अपराध होता है। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि अपराध होने के, ये जो क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या है। तो ये सारे कारण हैं, बायोलॉजिकल कारण हैं, साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, सोशल कारण होता है, इकोनॉमिक कारण होता है, और सबके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में और मस्त सवाल का जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुड डेथ पेनल्टी बी अबॉलिश्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ टेररिज्म। अभी हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में देखा था डेथ पेनल्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोनों के हमने ओपिनियन भी लिए थे। ठीक है, और हमने देखा था उसमें फेवर में भी बहुत लोग थे और अगेंस्ट में भी बहुत लोग थे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है, फेवर में भी है लोग और डिसफेवर में भी है। लेकिन आपको अगर बोले कि आपको डेथ पेनल्टी के बारे में लिखिए और खास करके टेररिज्म के परिप्रेक्ष्य में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। तो टेररिज्म की बात अगर हम करें तो टेररिज्म में देखते हैं आप, एक आतंकी हमला होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके का टेररिज्म का जो अपराध है वो हीनियस नेचर का है, इनह्यूमन है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं जायज है। ठीक है,
तो यही आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि क्या डेथ पेनल्टी एबोलिश होना चाहिए, तो आपके अपने तर्क देने हैं कि क्यों होना चाहिए, या अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो आपको फेवर और अगेंस्ट दोनों में लिखना ही है आर्ग्यूमेंट। इसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ पे सवाल पूछ रहा है इन लाइट ऑफ टेररिज्म, तब आपको बताना है कि अगर टेररिज्म है तो टेररिज्म में एक आतंकी हमले में हजारों हजार लोग मारे जाते हैं, और ऐसा धमाका होता है किसी का बॉडी का पुर्जा इधर से उधर फेंका जाता है, किसी का हाथ इधर गया, किसी का शरीर का एक पार्ट उधर मतलब उड़ के चला जाता है, कैसा एकदम इनह्यूमन रहता है। ठीक है, तो इसी में लीगल पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक मामला गया था बच्चन सिंह का मामला, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर अपराध में हमें डेथ पेनल्टी नहीं देना है, हम वैसे अपराध में देंगे जो अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में आएगा। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्रिन है सुप्रीम कोर्ट का बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया था, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अपराध जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में आएगा उसको डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। उसी में यूएपीए भी आया था, अनलॉफुल एक्टिविटी, जो टेररिस्ट पे उस समय पे लगता था। ठीक है, तो कोर्ट ने माना था कि नहीं, अगर कोई ऐसे टेररिज्म करता है तो उसको अगर आप डेथ पेनल्टी देते हैं तो इसमें गलत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है, ये अपन पहले कर चुके हैं, इसीलिए आपको अपने को इसमें डिटेल में वापस नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, व्हाट आर इट्स कॉजेस, सजेस्ट मीन टू कर्ब इट। ये हम लोगों ने शॉर्ट नोट में पढ़ा था। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बाल अपराध होता है। ठीक है, जब कोई बच्चा जुवेनाइल का मतलब 18 से नीचे का, तो जब कोई जुवेनाइल कोई ऐसा एंटी सोशल, इलीगल या क्रिमिनल एक्ट करता है, ठीक है, और वो माइनर होता है, तो हम उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई बड़ा आदमी वही अपराध करे तो उसको हम क्रिमिनल बोल सकते हैं, अगर वो अपराध कोई बच्चा करे तो हम उसको क्रिमिनल नहीं बोलते, उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, बस यही है। अब ये बोल रहा है कि क्यों होता है ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कारण क्या है, व्हाट आर इट्स कॉजेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वही है, फिर से आपको कारण बताना है क्यों अपराध होता है, चाहे वो बच्चा करे या जवान करे, फैक्टर तो सारे सेम ही होंगे। उसमें भी फैमिली फैक्टर होगा कि फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता आता है जब भी शराब पी के उसकी माँ को मारता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में छप जाता है ना वो, तो डोमेस्टिक वायलेंस से जो है बच्चा ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो फैमिली फैक्टर हो गया। दूसरा है सोशल फैक्टर, गरीबी कहीं ना कहीं बच्चे से अपराध करवा देता है, अनएम्प्लॉयमेंट अपराध करा देता है। ठीक है, स्लम लिविंग कंडीशन ही ऐसा होता है जहाँ पे लोग अपराध करना सीख जाते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, लोगों में अग्रेशन ज़्यादा बढ़ने लगा है, इम्पल्सिव पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अपराध होते हैं। एजुकेशनल फैक्टर है, स्कूल नहीं जाते बच्चे, ठीक है, गांव घर में शिक्षा भी वैसे ही मिलता है उनको, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, और टीचर उनको वैसे ही उल्टा पुल्टा सुनाते रहते हैं अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चों को पढ़ाई में दिल हटा के वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे भेज देता है उसको, ऐसा। ठीक है, फिर है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, चाइल्ड लेबर, ठीक है, और मटेरियल डिज़ायर, मुझे कुछ चाहिए, अब उसके लिए चाहिए तो मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे वो मिल जाए, तो मैं अपराधी करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कारण माने जाते हैं। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। सजेस्ट मीन टू कर्ब इट, इसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसको रोकने के लिए हमें पहले फैमिली बेस्ड मेजर अपनाना चाहिए।
ठीक है। फैमिली में अच्छे से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, प्रॉपर पेरेंटल केयर होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है। बच्चों को पिता के माता के लेवल पे काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। फिर एजुकेशनल मेजर्स में भी हमें करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा स्कूल आता है तो उसको कैसे समाज में रहना है, कैसे, क्योंकि कोई भी बच्चा जब उसका जो माइंड डेवलप होता है कहाँ ज़्यादा होता है, स्कूल में ही होता है। वहीं पे उनको बताया जाता है कि भाई आप क्या करोगे जो अच्छा है भविष्य में। ठीक है। तो स्कूल में भी ये जिम्मेदारी दिए जाने चाहिए स्कूल टीचर को कि भाई आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चों को अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में लगे, इसके लिए आप उनको इनकरेज करिए। ठीक है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल आया और आप बता दो a+b+c का स्क्वायर ऐसा हो गया, अल्फा बीटा गामा थीटा, ऐसा नहीं। उनको ऐसा कुछ सिखाओ जो समाज में रह के वो कुछ अच्छा कर पाए। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तब हम कहीं ना कहीं ऐसे अपराध को रोक पाएंगे। फिर लीगल मेजर्स है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। कोई बच्चा अगर अपराध करता है तो हमें उसको कैसे रिफॉर्म करना है, कैसे उसको फिर से समाज में लाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं। ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसा लगता है कि वो गलत रास्ते पे जाने की सोच रहा है तो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको जो है काउंसलिंग करिए, थेरेपी दीजिए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत रास्ते से वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को रोकने में आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमने पहले भी बहुत सारे स्कूल के बारे में पढ़ा था। क्लासिक स्कूल पढ़ा था, पॉजिटिव स्कूल पढ़ा था। ठीक है। अभी ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये जो स्कूल है संक्षेप में बताता हूँ मैं। ये जो स्कूल है ये मानता है कि क्राइम जो है सोशल स्ट्रक्चर और समाज के कंडीशन के हिसाब से होता है। ठीक है। ये मानता है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशन है, परिवार बच्चों को नहीं संभाल पाते, स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपराध के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। ये जो थ्योरी है, ये जो आपका स्कूल है, ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि अपराध फ्री विल के कारण होता है। नहीं, ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान देता है कि समाज में जो कमियां है, सोशल फैक्टर्स ही अपराध को जन्म देता है। ठीक है। चाहे वो सोशल फैक्टर में गरीबी ले लीजिए, चाहे वो असमानता ले लीजिए, तुम बड़ी जाति के हो, मैं छोटे जाति का हूँ, वो ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, बेरोजगारी ले लो। ठीक है। वीक फैमिली स्ट्रक्चर ले लो। तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल बिहेवियर को क्या बोलते हैं, जन्म देता है। ठीक है। तो ये तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का मानना है इन शॉर्ट में कि ये जो अपराध है वो समाज के लिए है, मतलब समाज उसका जिम्मेदार है। ठीक है। किसी भी अपराध के लिए समाज उसका मेन जिम्मेदार है। ठीक है। फ्री विल, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब अलग चीजें हैं, इस पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। क्योंकि ये सोशियोलॉजिकल स्कूल है तो ये सोशल फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है। ये मानता है कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सब सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन ये है कि समाज अगर सुधर जाए तो अपराधी अपराध करेगा ही नहीं, क्योंकि समाज नहीं बदल रहा है। ठीक है। गरीबी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर ही है जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये इसका सीधा सा मानना है। पढ़ देता हूं मैं। द सोशियोलॉजिकल स्कूल सीज क्राइम एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटल कंडीशन। ठीक है।
emphasizing that addressing inequality, weak institution and marginalized is the key to preventing crime. Crime is a social phenomenon. Crime arises from societal condition, not just individual traits. Social factors like poverty, inequality, employment, unemployment, weak family structure influenced criminal behavior. ठीक है, तो इसका ये जो है फ्री विल पे या साइकोलॉजिकल फैक्टर पे या बायोलॉजिकल फैक्टर पे ये स्कूल ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये बात करता है कि अगर अपराध हो रहे हैं तो उसके लिए समाज जिम्मेदार है। अब समाज कैसे जिम्मेदार है? तो समाज में गरीबी क्यों है, समाज में असमानता क्यों है, समाज में बेरोजगारी क्यों है। अगर आप इस सब को ठीक कर लें तो आप अपराध को रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां सवाल, राइट एन एसे ऑन मीडिया एंड क्राइम। मीडिया और क्राइम का क्या रिलेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड क्राइम इज अ सिग्निफिकेंट टॉपिक इन क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। आपने कई बार देखा होगा कोई भी अपराधी अपराध करता है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जाने से पहले उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। आपने बहुत बार बहुत सारे अपराध में देखा होगा कि जैसे मतलब पीछे पड़ जाते हैं अपराधी के कि भाई इसने अपराध किया है, ये किया है, वो। अरे अपराध किसने किया, कौन अपराधी है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। मीडिया कौन होता है तय करने वाला? ठीक है, तो ऐसा, तो इसीलिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो मीडिया कंप्राइजिंग टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सभी मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे उसको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं समाज को क्राइम को देखने का नज़रिया जो है, परसेप्शन जो है, उसको शेप करने का काम करता है। ठीक है, और मीडिया एज अ सोर्स ऑफ क्राइम अवेयरनेस, मीडिया जो है आपको अवेयर भी करता है कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया। ठीक है, इसके लिए उसको इतना सज़ा मिला। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है क्राइम अवेयरनेस में भी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है मीडिया एंड द पब्लिक परसेप्शन। Media has a strong influence on how society perceives crime. Sensationalized reporting can create fear, ठीक है, exaggerate the prevalence of crime, stigmatize certain groups. For example, repeated media coverage of violent crimes may make people believe that crime rates are higher than they actually are. सही बात है, मीडिया के ही हाथ में है कि वो पब्लिक को क्या दिखाता है और पब्लिक का मूड किधर करता है। अभी आपने हाल ही में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे वो किया था अटैक, इतना दिखाया था पूछो ही मत। मतलब हमारी फौज बॉर्डर पर है तो कोई मीडिया बोल रहा था कि हमारा एक टुकड़ा घुस गया है पाकिस्तान में, अभी उसको उड़ा देगा। मतलब इतना घुस गया था, लोगों को लगा कि सही में इतना हो गया, जबकि इतना हुआ भी नहीं था। तो मीडिया ही आपको जो है आपके परसेप्शन को बदल भी सकता है और आप में डर भी डाल सकता है। अभी जैसे मान के चलो, अभी हाल ही में दिल्ली का रिपोर्टिंग हुआ था कि हर दिन दिल्ली में मतलब लड़कियां गायब हो रही है, 1500 से 2000। ठीक है, और हर दिन अगर यही न्यूज मीडिया वाले हर दिन दिखाए कि हाँ मतलब दिल्ली में आज 2000 लड़की गायब हो गए, फिर कल दिखाए कि दिल्ली में 3000 लड़की गायब हो गए, ठीक है, और फिर ऐसे ही कंटिन्यूअस दिखाए, तो लोगों में डर क्रिएट होगा या नहीं होगा कि नहीं यार ये तो डेली हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छा है कि आज तक वाले ने या एबीपी वाले ने एक दिन दिखाया और फिर भूल गए कि ऐसा सही में हो रहा है। नहीं तो अगर वो डेली दिखाते तो लोग डर जाते कि भाई इतना बढ़ गया है क्या क्राइम कि लोग मतलब इतनी इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं। ठीक है, तो ये है, तो कहीं ना कहीं मीडिया और क्राइम का जो रिलेशनशिप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है। ठीक है,
फिर तीसरा है आपका मीडिया एंड द ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम। फिल्म, टीवी शो एंड सोशल मीडिया समटाइम्स ग्लैमराइज क्रिमिनल बिहेवियर। सही बात है ना। आपका वो मूवी देखो, कौन सा है, एनिमल, उसमें ऐसे दिखाया है कि जो अपराध करता है ना वही हीरो होता है, ठीक है। और अगर आपने बीवी को नहीं मारा, अगर आपने मतलब आपके पापा से किसी ने दुश्मनी लिया, उसको मतलब काट नहीं दिया, तो फिर आप अच्छे बच्चे हो ही नहीं, आप अपने बाप के बेटे, मतलब ऐसा दिखाया है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई अपराध जो है हमेशा गलत होता है, और उस हीरो को फांसी की सजा हो गई उस अपराध, उस केस में, उस फिल्म में। तब तो सोसाइटी को लगेगा ना कि भाई देखो अपराध अपराध होता है। अब इच और एनिमल मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि उसमें जो अपराध है उसको हीरो, मतलब हीरो अपराध करता है और उसको बहुत बड़ा हीरो बना दिया गया कि अपराध तुम ऐसे करोगे ना, तुम गर्लफ्रेंड को मार दोगे या तुम गर्लफ्रेंड को कहीं भी जलील कर दोगे तभी तुम हीरो हो। तो ये क्या है, ये आप क्राइम को ग्लैमराइज कर रहे हो, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई तुम भी करो तभी तुमको तुम्हारा नाम होगा। ऐसा तो ये नहीं होना चाहिए। तो मीडिया का रोल ये होना चाहिए था कि भाई आपको किसी भी तरीके का मीडिया हो, चाहे वो फिल्म के जरिए दिखाने वाला शो हो या फिल्म हो या टीवी शोज हो या सोशल मीडिया हो, आपको क्रिमिनल बिहेवियर को थोड़ा डाउन दिखाना चाहिए कि भाई ये अपराध है और इसके लिए आपको फांसी होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मीडिया एंड मोरल पैनिक। अगर मीडिया चाहे तो आपको इतनी बार ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखा दे कि आप घर से भी नहीं निकल पाओगे, और मीडिया के हाथ में ही है कि आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखाए कि आपको लगे कि नहीं हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया चाहे तो आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। इतने सारे न्यूज आते हैं आज तक पर या एबीपी न्यूज पर, इतने सारे ऐड आते हैं। आपने कभी देखा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ किया हो? कभी देखा है कि उन्होंने साइबर क्राइम के लिए आपको बताया हो कि 15 मिनट सिर्फ मतलब सोशल सर्विस के लिए कि साइबर क्राइम से आपको बचना है तो आपके फ़ोन को इस तरीके से रखें, उस तरीके से रखें? कभी किया है? नहीं करते हैं लोग। उसके जगह पे वो 1 मिनट का ऐड चला देंगे तो करोड़ों कमा लेंगे। तो उनको क्या फर्क पड़ता है भाई साइबर क्राइम से आपको अवेयर करने का? समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। हम चाहे तो मीडिया को क्राइम प्रिवेंशन के अंदर टूल के तहत काम में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही है आपका मीडिया एंड क्राइम से रिलेटेड। आपको अगर ऐसे लिखने बोले तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये मैंने कई बार बताया, कई बार, ठीक है, कि जे एक्ट के अंदर दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होता है जुवेनाइल इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं। और दूसरा है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो। तो ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो उसको डील करता है कौन? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। और ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध नहीं किया है, बस वो कहीं ऑर्फन है, मतलब अनाथ है, सड़क पे मिला, किसी ने अब्यूज किया, उसको भीख मांग रहा है स्टेशन पे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिसको ज़रूरत है केयर की, प्रोटेक्शन की, तो वैसे बच्चे को रखा जाता है आपका जुवेनाइल इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन वाले ग्रुप में, ठीक है। और ऐसे बच्चों को CWC डील करता है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी। मैं आगे पढ़ूंगा, देखो अभी अच्छे से समझो डिफरेंस क्या है। तो पहला है ये JJB जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसको शॉर्ट में JJB बोलते हैं। चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी को CWC बोलते हैं। लीगल बेसिस क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी JJ एक्ट के अंदर बना था और CWC भी JJ एक्ट के अंदर बना है।
पर्पज क्या है, डील्स विद जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब ऑफेंडर। मैंने अभी बताया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ऐसे बच्चों से डील करता है जिसने कोई अपराध किया हो, तो जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे से, ठीक है। और CWC जो है वो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे से डील करता है, जो किसी तरीके का चाइल्ड अब्यूज का विक्टिम है, निगलेक्टेड चिल्ड्रन है, ओरफंड है, सड़क पे मिला हुआ है, अबेंडेंड है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर है आपका JJB जो है जुवेनाइल एज्ड 16 to 18 ईयर्स हु कमिट क्राइम एंड चिल्ड्रन बिलो 16 डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। मतलब कौन कौन से बच्चों को डील करता है, तो JJB 18 साल से नीचे के सभी बच्चों को डील करता है, ठीक है, लेकिन वो अपराध होना चाहिए, उसने कोई अपराध किया हुआ होना चाहिए। फिर है CWC कौन है, एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन और अबंडन्ड ऑर्फन अब्यूज चाइल्ड, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को CWC डील करता है। कंपोजिशन क्या है JJB का, तो JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और 2 सोशल वर्कर होते हैं, तो 3 लोगों की कमेटी होती है JJB में। ऐसे ही चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी में एक चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर होते हैं, तो मतलब 7 लोगों का मेंबरशिप होता है CWC में, ठीक है, और JJB में 3 लोगों का। फंक्शन क्या करते हैं JJB, तो JJB जो है ऐसे ऑफेंडर जो जुवेनाइल है उनके लिए इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फिर मैटर डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कहाँ रखना है, कैसे रिहैब करना है, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर अपनाते हैं, ये JJB का काम है। फिर चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी का क्या काम है, टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ निगलेक्टेड अब्यूज्ड और अबेंडन चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बच्चे जो अब्यूज्ड हैं, निगलेक्टेड हैं, उनके ऊपर वो संज्ञान लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इनको रिहैब कहाँ करना है, इंस्टीट्यूशनल केयर में भेजते हैं, फिर वैसे बच्चों को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि भाई उनका वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से रख रखाव हो रहा है, खाना पीना सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपका JJB जो है उनका फोकस क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर, जो बच्चे अपराध करके आते हैं उनको कैसे रिहैब किया जाए, कैसे उनके ऊपर कानून को इन्फोर्स करना है, ये JJB का काम है। जबकि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी का काम क्या है, प्रोटेक्शन केयर एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, कैसा चिल्ड्रन, जो ऑर्फन है, आपका अबेंडेंड है, ठीक है, या अब्यूज्ड है, या किसी स्टेशन पे भीख मांगते पाया गया, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर क्या है JJB का, तो कैन पास ऑर्डर फॉर रिहैबिलिटेशन, प्रोबेशन, प्लेसमेंट इन ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम। जबकि चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी का क्या है काम, कैन ऑर्डर फोस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर और रेस्टोरेशन टू फैमिली। तो ये जो है आपका ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। अभी JJB का नीचे देखो शॉर्ट में है, ऑफेंडर होता है, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को डील करते हैं, और नीचे है CWC, ये विक्टिम वाले बच्चे जो जिसको किसी ने मारा या ऑर्फेंड है या सड़क पे भीख मांगते पाया गया, तो ऐसे बच्चे जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले हैं उसको CWC डील करता है। ये मैंने कई बार समझाया है और ये आज भी समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, विच थ्योरी डू यू सपोर्ट एंड वाई, कौन से थ्योरी को आप सपोर्ट करेंगे और कौन कौन से थ्योरी होते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है आपका कौन सा, रिट्रिब्यूटिव थ्योरी, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। पहला है आपको, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ फिर पढ़ के बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, सबसे पहला कौन सा है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मानना है एन आई फॉर एन आई, आपने जो अपराध किए हैं आपको उसी अपराध की सजा मिलेगी। आपने किसी का हाथ काटा, आपका भी हाथ काटा जाएगा, ठीक है।
आपने किसी को गाली दी, आपको भी गाली दिया जाएगा, बात खत्म। एन आई फॉर एन आई, ठीक है। तो रिवेंज बेस्ड जो थ्योरी होता है वो आपका रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है। दूसरा है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी क्या बोलता है कि आप कोई भी अपराध करता है तो आप उसको सीवियर पनिशमेंट दो ताकि लोग डरे। उसने चोरी किया ना, 10 साल की सजा। अब जो है वो तो डरेगा ही डरेगा फ्यूचर में। अब सामने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी डरेंगे कि यार इसने तो सिर्फ चोरी किया था यार, 10 साल सजा। अब नहीं करेंगे, लोग डर से छोड़ देंगे अपराध करना। समझ रहे हो? तो डिटरेंट थ्योरी का मानना है कि आप अगर लोगों को डीटर करना चाहते हो, ठीक है, अपराधी को डीटर करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, डराना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे पनिशमेंट दो जिससे वो डरे, फियर ऑफ पनिशमेंट हो, ठीक है, तभी आप रोक सकते हैं। तो मतलब जैसे चोरी किया, डाल दो 10 साल के लिए। किसी को गाली दिया, डाल दो 2 साल के लिए, ठीक है। किसी को मारा, डेथ पेनल्टी दे दो तुरंत। तो इससे क्या होगा, लोगों में डर बना रहेगा और वो अपराध आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया, हेवी पेनल्टी लगा, उसके औकात से ज्यादा लगा दो। जीवन में वो शराब नहीं पिएगा और सामने वाला भी डरेगा कि भाई नहीं यार, उसने ड्रिंक एंड ड्राइव किया था, उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब कोई पिएगा क्या शराब और गाड़ी चलाएगा? नहीं चलाएगा। उसको भी डर लगेगा कि 2 लाख में भरूंगा कहां से। समझ रहे हो? तो ये है। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, एन आई फॉर एन आई। डिटरेंट थ्योरी, सीवियर पनिशमेंट, सीधा डबल, ठीक है। तीसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको यार, इनकैपेसिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये बोलता है कि आप अपराधी को इनकैपेसिटेट कर दो। मतलब आप कोई अपराध किया है, उसको जेल में बंद रखो, वो दोबारा अपराध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसको छोड़ा ही नहीं अपराध करने के लिए, आप तो उसको बंद कर दिए, आपने उसको इनकैपेसिटेट कर दिया, ठीक है। जब वो जेल के बाहर आएगा तब अपराध करेगा। आपने उसको जेल में बंद कर दिया तो आप कैसे वो अपराध करेगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनकैपेसिटेशन का मतलब है कि आप उसको या तो जेल में रखो और या बहुत बड़ा अपराध किया है तो उसको फांसी ही दे दो, ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, ऐसा। तो प्रिवेंटिव थ्योरी का मानना है कि आप ऑफेंडर को समाज से रिमूव करो। तो समाज से रिमूव करेंगे तो आप रखेंगे कहाँ? तो जेल में। तो आप उसको जेल में रखिए या जहां भी रखिए, लेकिन आप उसको बंद रखिए। बंद रहेगा तो वो बाहर अपराध करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इनकैपेसिटेट करना होता है उसका मेन क्रक्स। फोर्थ है आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मानना है कि देखो, हर बार आप सजा ही दो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई अपराधी रिहैब होने की गुंजाइश है, उसमें रिफॉर्म होने की गुंजाइश है, तो आप उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह दे के, एजुकेशन अगर वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो वो दे दीजिए, स्किल ट्रेनिंग कराइए, काउंसलिंग कराइए। अगर रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, उसमें है चांसेस, तो आप दीजिए। अब हर बार उसको फांसी पे सजा लटका दो, जेल में बंद कर दो, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। पनिशमेंट हमेशा सजा देना ही नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट रिफॉर्म करना भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस थ्योरी का मानना है, नाम में ही है ना रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मतलब ये सजा से ज्यादा रिफॉर्म पे फोकस करता है, ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पनसेटरी थ्योरी है। कॉम्पनसेटरी थ्योरी जो है नाम में ही है कि भाई कॉम्पनसेशन दो। आप विक्टिम को जो है अक्यूज्ड को सजा तो दे देते हो, लेकिन विक्टिम को क्या मिलता है? कुछ नहीं। विक्टिम तो पहले भी प्रताड़ित थी, बाद में भी वो प्रताड़ित रहेगी। तो कॉम्पनसेटरी थ्योरी विक्टिम को कॉम्पनसेशन देने की बात करता है। और नेक्स्ट है रिस्टोरेटिव थ्योरी। ये 6, इसमें 5 ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं 6 बता रहा हूं क्योंकि ये 6 मतलब सही है, आपको समझ में पता रहना चाहिए, ठीक है। रिस्टोरेटिव थ्योरी बोलता है विक्टिम और अक्यूज्ड का म्यूचुअल डायलॉग करके अगर मामला खत्म हो रहा है, सेटल हो रहा है,
तो आप कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोर कर दो दोनों को, अक्यूज्ड भी खुश, भाई अपने घर पे जा, विक्टिम को भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे मतलब ज़्यादा प्रताड़ित किया गया या कुछ। तो अगर मान के चले विक्टिम का कोई चोरी हो गया या कुछ ऐसा, विक्टिम हर मामले में हो सकता है, ठीक है, तो उसके चोरी हुए सामान दे दिए गए, उसको ऊपर से मुआवजा दे दिया गया, तो उनको अब कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अक्यूज को भी जेल जाना पड़ता, वो उतना कमा भी नहीं पाता, जेल में सड़ता, तो वो भी अब आज़ाद है। तो हमने दोनों को रिस्टोर कर दिया, तो यही है रिस्टोरेटिव थ्योरी, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखना है, ये हो गया आपके थ्योरी। अब आप कौन से थ्योरी को सपोर्ट करते हो, ऐसे ही बताओ रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा थ्योरी पढ़ा था, इससे पहले सोशियोलॉजी थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये एक तरीके का स्कूल है। अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या बोलता है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखिए, पॉजिटिव स्कूल जो है, इन शॉर्ट बताता हूँ मैं। पॉजिटिव स्कूल 19वीं सदी के अंत में, ठीक है, और 20वीं सदी के शुरुआत में आया था, और ये आया था क्लासिक स्कूल के रिएक्शन के तौर पे। उस समय पे क्लासिक स्कूल मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसको टैकल करने के लिए उसके रिएक्शन में ये पॉजिटिव स्कूल आया था, ठीक है। ये जैसे क्लासिकल स्कूल जब आया था तो वो बोलता था कि कोई भी अपराध जो होता है वो फ्री विल के हिसाब से होता है, ठीक है, रेशनल चॉइस। मुझे लगता है कि किसी को मारना है तो मैं मार दूंगा, ठीक है, फ्री मतलब विल। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता, इकोनॉमिक फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर जिससे अपराध होता है, नो। अपराध फ्री विल से होता है, अगर इंसान नहीं चाहे तो अपराध नहीं करेगा। ये क्लासिक स्कूल का ओपिनियन था। तो इसी को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी लाया गया था, ठीक है। इसका मानना था कि नहीं, फ्री विल या रेशनल चॉइस अपराध के लिए जरूरी है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी ये है कि अपराध जो है बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण होते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होते हैं, ठीक है। ये जहां क्लासिकल स्कूल फ्री विल पर फोकस करता है, वहीं पॉजिटिव स्कूल इस बात पर जोर देता है कि क्राइम उन फैक्टर्स से होता है जो इंसान के कंट्रोल के बाहर हो, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारे फैक्टर हैं जिससे अपराध होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्कूल का जो है ये मानना था। मैं पढ़ देता हूँ इन शॉर्ट में। The positive school of criminology emerged in the late 19th and early 20th century as a reaction to the classic school. While the classic school focuses on free will and rational choice, the positive school emphasizes that crime is determined by the factor beyond an individual control, such as biological factor, psychological factor, and सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि क्लासिकल स्कूल फ्री विल पे बात करता था, पॉजिटिव स्कूल फ्री विल पे बात नहीं करता है। पॉजिटिव स्कूल बोलता है कि कोई भी अपराध इंसान के कंट्रोल के बाहर होता है तभी अपराध होता है, ठीक है। और इंसान के कंट्रोल के बाहर कब होगा, जब वो फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, ठीक है, तभी अपराध होगा ना। तो ये है, ठीक है, इसका मेन क्रक्स यही है। तो इसमें जो आपका पॉजिटिव थ्योरी है, पॉजिटिव स्कूल है, इसको सेसारो लोम्ब्रोसो ने दिया था, ठीक है। इसी में बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी भी आता है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको सेसारे लोम्ब्रोसो ने दिया था। बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी में भी तो यही बोलता है ना कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जब अपराध करता है
तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, या तो उसका माँ बाप और बाप या माँ जो है उस फील्ड में काम कर रहा होगा, अपराध जेनर में होगा, या उसके जो बायोलॉजिकल डिजाइन है उसके बॉडी के, वो भी अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। सेसारे लोम्ब्रोसो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोई भी अपराधी अगर आप देख लो तो आप समझ जाओगे दूर से ही कि ये बॉर्न क्रिमिनल है। ठीक है, कैसे? उसके जो सर होते हैं वो चपाट होते हैं, उसके कान बड़े बड़े होते हैं, उसके हाथ लंबे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो बायोलॉजिकल थ्योरी जो सेसारे लोम्ब्रोसो का है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कूल के अंदर भी वो आता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा? मेंटल डिसऑर्डर आएगा, ठीक है, या अग्रेसिवनेस आएगा, ठीक है, या ऐसा कोई मोरल मतलब बिहेवियर आएगा जिससे वो तुरंत इन्फ्लुएंस होकर कोई अपराध कर बैठता है। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? समाज में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण अपराध हो सकता है? तो समाज में इनइक्वालिटी है, असमानता के कारण भी होते हैं। ठीक है, फैमिली ब्रेकडाउन के कारण अपराध होते हैं, पॉवर्टी के कारण अपराध होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कूल इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है। ठीक है, मतलब कहने का सार ये है कि मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में पॉजिटिव स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्लासिक स्कूल उस जमाने का था जहां पे बोला जाता था कि फ्री विल से अपराध होता है, लेकिन पॉजिटिव स्कूल ने सभी चीजों को कवर किया। इसने बायोलॉजिकल फैक्टर को भी लिया, इसने साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी लिया, और इसने सोशल फैक्टर को भी कंसीडर किया कि ये सारे फैक्टर मिलके भी अपराध हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हर थ्योरी का मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आप कोई अपने थॉट देते हो, ठीक है, आप अपनी कोई स्कूल बनाते हो, थॉट का मतलब क्या है? जैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी के बारे में स्टडी किया और मैंने अपने कोई ओपिनियन दिए, तो उस समय पे ये स्कूल बन गया। उसी समय पे उसको थ्योरी भी बोला जा सकता था। तो हर स्कूल के या थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी हैं। ठीक है, बहुत सारे, जब कोई कानून बनता है, अभी अभी की बात ले लो ना, यूजीसी जो आया था आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशन आया था, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में थे और बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे। तो जिस चीज का सपोर्ट होगा उसका विरोध भी होगा। तो ये जो पॉजिटिव स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसने सब कुछ कवर किया है। ये हर चीज में अपराध को मानता है कि हाँ ये अपराध का कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है? अर्ली बायोलॉजिकल थ्योरीज वर डिटर्मिनिस्टिक एंड समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटरी। अगर आप बायोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रख के बोलते हो कि भाई ये अपराध का कारण है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, दूसरा है ओवर एम्फसाइज ऑन साइंस समटाइम इग्नोर फ्री विल। ठीक है, ये जो थ्योरी है हमेशा साइंस की बात करता है, बायोलॉजी की बात करता है, ठीक है, सोशल फैक्टर की बात करता है, लेकिन फ्री विल को इग्नोर कर देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये थ्योरी फ्री विल को मानता ही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं फ्री विल को इग्नोर कर रहे हो, जबकि अपराध में कहीं ना कहीं फ्री विल भी होता है। ठीक है, अगर मेरा मन ना हो तो कोई भी फैक्टर मुझे क्यों प्रभावित करेगा? समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है। तो ये सारी चीजें थी जो उसके स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज रेसिडिविस्ट? व्हाट आर द कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ रेसिडिविस्ट? ठीक है, तो रेसिडिविस्ट कौन होता है? तो रेसिडिविस्ट एक ऐसा अपराधी होता है जो रिपीटेडली अपराध करता है। ठीक है, मतलब अपराध किया, जेल गया, बाहर आया, फिर अपराध किया, फिर जेल गया, फिर बाहर आया, फिर अपराध किया। तो ऐसे अपराधी को रेसिडिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, कि जो आप पहले भी अपराध किया था, जेल गया था, फिर बाहर आया, फिर उसने रिपीटेड अपराध किया, फिर जेल गया, फिर बाहर आया, फिर अपराध किया। तो ऐसे अपराधी को रेसिडिविस्ट कहा जाता है। ऐसा अपराधी जो अपराध रिपीटेडली करता है, ठीक है, बाद में उसके लिए उसको सजा भी मिलता है, फिर वो बाहर आता है, फिर वो अपराध करता है।
ठीक है, तो वैसे को आपको रेसिडिविस्ट कहा जाता है। फिर बोल रहा है कि व्हाट आर द कॉजेस, क्यों होता है, क्यों ऐसे लोग करते हैं। तो फिर वही सोशियोलॉजिकल फैक्टर पे आ जाओ, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे आ जाओ, इकोनॉमिक फैक्टर पे आ जाओ, सोशल फैक्टर पे आ जाओ। अपराध के वही सारे कारण होते हैं ना, आप यहाँ पे फिर कंसिडर कर लो। ठीक है, तो जब भी कोई अपराध का कारण पूछे क्रिमिनोलॉजी के अंदर, तो सारे फैक्टर वापिस से आ जाएंगे। ठीक है, सोशल फैक्टर वही गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी होता है ना ऐसा। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या, अग्रेशन में आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कोई इम्पल्सिव डिसऑर्डर है, हो गया अपराध। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, ओवर क्राउडेड प्रिजनर, क्योंकि ये रेसिडिविस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब किसी अपराधी की बात कर रहे हैं जो अपराध कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और जेल भी जा चुका है और फिर आया तो अपराध कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेल का भी असर उसके ऊपर रहा होगा। तो ओवर क्राउडेड प्रिजन होगा तो उसका हो सकता है, उसको जेल के अंदर रिहैब नहीं किया गया होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हो सकते हैं। अगर जेल के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती, पढ़ाई जाती, काउंसलिंग होता, तो शायद वो अपराध नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कारण तो वो भी हो गया। तो क्योंकि ये रेसिडिविस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जेल के बारे में भी बताएंगे हम कि वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दिया गया होगा, लैक ऑफ एजुकेशन क्या होगा, लैक ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम होगा, लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रहा होगा, इसीलिए हुआ है। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक कॉजेस, पैसा नहीं है, गरीबी है, इनइक्वालिटी है समाज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपराध होता है। फिर आपको रेमेडी बताना है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लाएंगे। अगर जेल के अंदर ही हर अपराधी को रिहैब कर दिया जाए, एजुकेशन दे दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट दे दिया जाए, तो वो अपराध क्यों करेगा। मैं जेल में हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था इसीलिए मैंने मर्डर कर दिया, पैसा आ गया, मस्त एंजॉय किया, फंस गया, आ गया जेल। अब मुझे कुछ नहीं आता था तभी तो मर्डर किया ना मैंने। अब जेल में आया, मुझे सिखा दिया गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, मुझे सिखा दिया गया कि साड़ी कैसे सिलते हैं, कैसे कपड़ा मतलब बनाते हैं। ठीक है, फिर मुझे सिखा दिया गया कि कैसे खेती करते हैं। अब मैं अपराध करूँगा क्या, नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आ गई है, काबिलियत कि अब मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर जेल के अंदर दिए जाएं तो कहीं ना कहीं आप उसको रोक पाएंगे। दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन। आप किसी भी अपराधी को जब जेल में रखते हो तो कभी कभी उसको पेरोल पे छोड़ दो, प्रोबेशन पे छोड़ दो, फरलो दे के छोड़ दो, ताकि वो अपने परिवार से मिले, उसको लगे कि नहीं यार मेरा कोई तो बाहर इंतजार कर रहा है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं। अगर आप किसी को जीवन भर जेल में डाल दो तो उसको एक स्टिग्मा हो जाता है ना कि मैं परिवार से नहीं मिल सकता, बच्चे से नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं और हिंसक हो जाता है वो। ठीक है, वो घर आएगा, बीवी बच्चों से मिलेगा, फिर बिछड़ेगा, तो उसको जो वो तड़प रहेगा ना, तब उसको लगेगा कि नहीं यार जेल में मैं क्या करूं जिससे मैं अपने परिवार से वापस मिल सकता हूं। ठीक है, तो सोशल इंटीग्रेशन अगर आप कराते रहें तो हो सकता है वो रिहैब हो जाए। ठीक है, तो ये है। फिर प्रोबेशन पे छोड़िए, रिस्टोरेटिव जस्टिस के बारे में सोचिए। ठीक है, इसके बाद जो है पॉलिसी बनाइए ताकि ऐसे ऑफेंडर जो जेल में हैं उनको रिहैब हो सके, सारी की सारी सुविधाएं उनको मिले, मेंटरशिप मिले, तो फिर हम उस अपराध को रोक सकते हैं। तो यही है आपका कॉजेस एंड रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम एंड डेलिक्वेंसी आर आउटकम ऑफ सोशल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर डिस्कस। ये वही सवाल है, ये बोल रहा है कि क्राइम और डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी मतलब वही बाल अपराध जो होता है, और क्राइम का मतलब जो बड़े लोग अपराध करते हैं। तो 18 प्लस के इंसान जब अपराध करते हैं तो वो क्राइम होता है, 18 से नीचे के बच्चे जब अपराध करते हैं तो वो डेलिक्वेंसी होता है। सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्राइम और डेलिक्वेंसी जो है समाज का ही एक आउटकम है, आप बताओ कैसे। समाज से ही ये दोनों जन्म लेते हैं, सही बात है ना।
कहीं ना कहीं क्राइम हम करते हैं, मैं करूं या कोई बच्चा करे, तो उसके ऊपर सोसाइटी का तो बहुत ज़्यादा असर रहता है। ठीक है, तो कैसे, ये आपसे पूछ रहा है कैसे आउटकम है। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर का मतलब है सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका फैमिली हो गया, आपके स्कूल्स हो गए, आपके कानून हो गए जो देश में चल रहे हैं, आपकी सोसाइटी हो गई। कहीं ना कहीं इस सब की जिम्मेदारी है ना कि आपके साथ अच्छे से ट्रीट करे। उनकी जिम्मेदारी है ना कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाए, आपको अच्छे संस्कार दे, आपकी एजुकेशन अच्छी हो। स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन सिखाए, कैसे आता है, कैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनते हैं। किसका काम है? स्कूल का काम है, माता पिता का काम है। हमारे कानून में ऐसे व्यवस्था होने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं हो, काम ही नहीं करे, माता पिता अपने में मगन है, बच्चे कहीं भी जाए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कानून जो है, लॉ जो बना है वो सिर्फ नाम के लिए, इन्फोर्समेंट तो है ही नहीं कुछ, तो कहीं ना कहीं ये अपराध के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यही है, तो यही बोल रहा है कि ये सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जो है कैसे किसी क्राइम और डेलिक्वेंसी को जन्म देता है। ठीक है, मतलब सवाल ये है कि सोशल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर के कारण क्राइम और बाल अपराध होते हैं, कैसे, क्यों, इसका ये आउटकम है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपसे। मैंने अभी भी बताया कि हर सोसाइटी का ये जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ पे जो भी नागरिक है, जो भी लोग हैं, उसके लिए एक अच्छा माहौल दे, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छे बनेंगे, लोग अच्छे रहेंगे, सोसाइटी ग्रो करेगा। अब जब सोसाइटी में ही ऐसे ऐसे लोग हैं, फैमिली में भी हर दिन मार पिटाई होता है, स्कूल में भी बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गया है, तो आपको लगता है कि ऐसे में बच्चे अच्छे बनेंगे या अपराध नहीं होगा? अपराध 100% होगा। ठीक है, सोसाइटी में जब इनइक्वालिटी आएगी, गरीबी आएगा, ठीक है, फैमिली ब्रेकडाउन होंगे, वीक एजुकेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो अपराध तो बढ़ेंगे। तो है ना, सोशल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर का आउटकम ही तो है कि लोग अपराध कर रहे हैं, डेलिक्वेंसी हो रहा है। ठीक है, तो यही आपसे सवाल में पूछ रहा था। ये हो गया हमारा 17वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। डिस्कस मेंस रिया एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम। सही बात है ना, मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। जब तक आपका माइंड, ठीक है, आपके दिमाग में जब तक कोई गलत खिचड़ी नहीं पकेगा, अपराध होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों अपराध होता है? क्योंकि आपके मन में अपराध करने की इच्छा जगी हुई है। ठीक है, आपको पता होगा अपराध के लिए जो एसेंशियल है वो है एक्टस रियस और मेंस रियस। ठीक है, एक्टस रियस का मतलब गलत काम, गलत एक्ट। ठीक है, और मेंस रिया का मतलब गलत दिमाग। आपके अंदर ही ऐसा कुछ खिचड़ी पकड़ा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेंस रिया का बताऊं, मेरे भाई को किसी ने चमाट मार दिया। ठीक है, अब मेरे को गुस्सा आया कि यार ये मेरे भाई को कैसे चमाट मार दिया, इसका बदला तो लूंगा मैं। और एक दिन मेरे मन में आ गया कि मुझे उसको अब सबक सिखाना है, और एक दिन मेरे सामने आ गया, मेरे हाथ में चाकू था, मैंने उसको घोंप दिया। कहीं न कहीं मेरे अंदर ऐसा मानसिकता था कि मैं उसको मारूं, तभी मारा ना मैंने। अगर मेरे मन में नहीं होता कि मैं उसको, अरे क्यों, जाने दे, चमाट ही तो मारा था, बड़ा भाई, वैसे भी वो बड़ा है तो चलो ठीक है, जाने दो, छोड़ देता। लेकिन मेरे मन में ही ये बन गया कि ये मेरे भाई को क्यों मारा, और फिर मैंने रिएक्ट किया। तो जब कोई अपराध होता है तो ऐसा क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्राइम का मेन एसेंशियल दो है, एक्टस रियस और मेंस रियस, और उसमें भी सबसे पहले आता है मेंस रियस। ठीक है, तो जब तक आपके माइंड में कोई खिचड़ी नहीं पकेगा तब तक आप कोई एक्ट करोगे ही नहीं। अब मेरे मन में था कि मुझे उसे मारना है, अब मेरे पास चाकू भी था, मैंने घोंप दिया, तो यहाँ पे मैंने मेंस रिया भी किया, मतलब मेरा दिमाग भी गलत था और मैंने एक्ट भी गलत किया, मैंने चाकू मार दिया। तो यहाँ पे मेंस रिया भी
मिल गया और एक्टस रियस भी मिल गया, तो दोनों मिला के अपराध हो गया। ठीक है। जब स्टेजेस की बात करोगे तो स्टेजेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका पहले मेंस रिया आएगा कि आपके पहले दिमाग में बनना चाहिए कि मुझे अपराध करना है। अब मान के चलिए मुझे चोरी करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चोरी हो जाएगा। अब चोरी करने के लिए मेरे मन में आना चाहिए कि मुझे आज चोरी करना है। फिर मेरे मन में आएगा कि किसके घर में, तो चलो नहीं, आज कैरोलिन मैडम के घर में चोरी करते हैं। ठीक है। फिर मैं सोचूंगा कि कैसे करना है यार, वो भी मेरे मन में आएगा कि नहीं, पहले हथौड़ा लेते हैं फिर लेके जाएंगे उनके घर पे। ये क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। तो जब कोई अपराध का स्टेजेस आपसे पूछे तो सबसे पहला होता है मेंस रिया, आपके मन में वो आना चाहिए। दूसरा उसका तैयारी, जैसे मैंने हथौड़ा लिया, फिर आप क्या करोगे, अटेम्प्ट, मैं वहां जाऊंगा और उनके घर पे हथौड़े से उनके ताले पे मारूंगा। ये हो गया अटेम्प्ट। अब हथौड़े से ताला टूट गया, मैं अंदर घुसा, चोरी किया, निकल गया, ये क्या हो गया, कंप्लीशन, मतलब हमारा अपराध कारित हो गया। तो यहाँ पे मेंस रियस भी हो गया, एक्टस रियस भी हो गया, इसके बाद प्रिपरेशन भी हो गया, इसके बाद अटेम्प्ट भी हो गया और इसके बाद कमीशन भी हो गया। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्राइम, हमने सारे स्टेजेस फुलफिल कर लिया। ठीक है। तो मैं स्टेजेस यहाँ पे नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी भी अपराध के लिए मेंस रिया बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मेंस रिया। क्योंकि जब अपराध होता है तो पहले मन में होता है। ठीक है, मन में आता है तभी अपराध होगा ना। अब मैं आराम से सोया हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है, अपराध होगा नहीं होगा। मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और किसी का पर्स जेब के ऊपर आ गया है, ठीक है, और गिरने वाला है, और मैं सोच रहा था कि यार आराम से निकाल सकता हूँ, मेरे मन में आ गया कि मैं उसमें से निकाल सकता हूँ, मैं गया फटक से उसके जेब से निकाल लिया, हो गया। मेरे मन में आया कि निकालना है, मेरे हाथ ने उसको निकाल लिया, तो हाथ से एक्टस रियस भी हो गया और माइंड से मैंने सोच भी लिया था कि उसका चुराना ही है, हो गया अपराध। ठीक है। तो यहाँ पे मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड होता है, अपराध गिल्टी माइंड से ही शुरू होता है। ठीक है। अब मेंस रिया में क्या क्या आ सकता है, इंटेंशन आ सकता है, नॉलेज आ सकता है, नेग्लिजेंस आ सकता है, ये सारी चीजें जो है मेंस रिया के कंपोनेंट हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, यही है कि मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड है, एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी। जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं होगा ना, तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। ठीक है। मैं जा रहा था और मेरा कोई इरादा नहीं था यार कि मैं किसी को चला मार दूं या कुछ ऐसा, मेरे मन में कुछ नहीं था। ठीक है। और मेरा ब्रेक फेल हो गया और अचानक से कोई सामने आ गया और उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, गाड़ी, मेरा इरादा नहीं था उसको मारने का, मेरा मतलब गिल्टी माइंड नहीं था। अब वो चढ़ गया तो क्या मर्डर का चार्ज लगेगा मेरे ऊपर? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरा इरादा नहीं था उसको मारने का, मेरे मन में ऐसा कोई खोट ही नहीं था कि सामने वाले को मार दूं। समझ रहे हो? अगर मेरा इरादा होता कि मुझे उसे मारना है और तब मैं चढ़ा देता ना, तो फिर मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लगता। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। तो यही है मेंस रिया, जिसको मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी को कोई डाउट है मेंस रिया में? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 19वां सवाल, एनुमरेट डिफरेंट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी का मैंने अभी बताया था कि कितना टाइप के स्कूल हैं। अब अभी हमने पढ़ा सोशियोलॉजी स्कूल, फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव स्कूल। ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो, पहला है क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल का क्या है व्यू? फ्री विल। अभी मैंने बताया था कि क्लासिकल स्कूल का मानना था कि कोई भी अपराध फ्री विल से होता है, अपनी इच्छा से होता है। ठीक है। क्लासिकल स्कूल का फाउंडर कौन है? सेसारे बेकरिया और जेरेमी बेंथम। ठीक है। इसका मानना है कि पनिशमेंट जो है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ये तीन चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव स्कूल का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि ये फ्री विल पे विश्वास नहीं करता।
ये बोलता है कि किसी भी अपराध के पीछे इंसान का कंट्रोल खो देना, मतलब इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसा कंट्रोल होता है जो उसके पकड़ में नहीं है। तो वो कौन सा हो सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये है, इसका फोकस है कि भाई आप क्रिमिनल को स्टडी करो, ठीक है, सिर्फ क्राइम को स्टडी करने से कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल का जो फाउंडर था वो था इमाइल डर्खिम, और ऊपर जो पॉजिटिव स्कूल बताया उसका जो है फाउंडर था सेसारे लोम्ब्रोसो। ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, आप लोग एक बार पढ़ भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दे दिया है तो पढ़ लो। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल बोलता है कि भाई समाज में जो इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, ये जात पात का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, मतलब नाम में ही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल स्कूल। मेन 3 ही स्कूल है, क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रैंडम है, कॉन्फ्लिक्ट से हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, साइकोलॉजी से हो रहा है तो साइकोलॉजिकल स्कूल, बायोलॉजी का कारण है तो बायोलॉजिकल स्कूल। तो ऐसे में तो हर तरीके का स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, अपने को मेन 3 याद रखना है, क्लासिकल स्कूल, फ्री विल कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव स्कूल, वेरियस फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोसाइटल फैक्टर, जैसे आपके समाज में जो अनइक्वालिटी होता है, स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, परिवार में समझाया नहीं जाता, डिसिप्लिन नहीं दी जाती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटल जो फैक्टर्स हैं वो अपराध के लिए प्रेरित करता है। फिर आपका यही कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है, जो समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है तो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, साइकोलॉजी के कारण अपराध होते हैं तो साइकोलॉजिकल स्कूल, बायोलॉजी के कारण होता है तो बायोलॉजिकल स्कूल। इस तरीके से इसमें डील किया गया है। 20वां सवाल है आपका, एक्सप्लेन एम नॉर्टन रूल ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम नॉर्टन रूल जो है एक तरीके का इंसैनिटी डिफेंस है, ठीक है, कि अगर आपने कोई अपराध किया और आप अपराध के समय पे पागल रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो एम नॉर्टन रूल बोलता है कि आपको सजा नहीं होगा। अच्छे से समझना, यहाँ पे एम नॉर्टन रूल जो है एक केस से आया था, केस का नाम था आर वर्सेस मैकनॉटन केस, ठीक है। इस केस में मैकनॉटन ने मतलब मैकनॉटन को एक मानसिक बीमारी था, मानसिक भ्रम हो गया था, जिसके कारण उसने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को मार दिया, ठीक है। तो उस केस में उस कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे जो मैकनॉटन है उसका मानसिक स्थिति जो था वो सही नहीं था, ठीक है, इंसेन था, और इसीलिए उसने वो अपराध किए। तो जब अपराध करने के समय अपराधी को उस अपराध के नेचर के बारे में ना पता हो, ठीक है, वो क्या एक्ट कर रहा है उसको समझने के लिए वो इनकैपेबल हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो ये तो मेन इसका क्रक्स ये है, क्रिमिनोलॉजी में इंसैनिटी डिफेंस के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है। अगर कोई भी बंदा इंसेन है और अपराध किया है तो मैकनॉटन रूल ये बोलता है कि उसको आप क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो इंसेन था। और इसी का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय न्याय संहिता में आपके आर्टिकल 14 से कुछ 35 है, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन दिया गया है, और उसमें 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि कोई इंसान पागल है, इंसेन है, अगर वो अपराध करता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एम नॉर्टन रूल से हमने वो कॉन्सेप्ट लिया है। तो समझ में आया ये एम नॉर्टन रूल जो है क्या बोलता है, ठीक है। और इसको क्यों जरूरी है याद करना, तो देखिए एम नॉर्टन रूल बराबर
टेस्ट ऑफ इंसैनिटी, फोकसेस ऑन डिफेक्ट ऑफ रीजन और मेंटल डिसीज, कंसीडर नॉलेज ऑफ एक्ट एंड wrongfulness, applies only at the time of the crime, criticism narrow and ignores impulse control। तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था उस समय पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फटाफट 20 सवाल। किसी